ललिता देवी अपने कमरे में बेटी रो रही थी, लेकिन अब रोने का क्या फायदा, सब कुछ तो उन्होंने ही किया था। आज उनके कारण ही उनके बेटे की गृहस्थी टूट गई थी। रोज रोज की किचकिच से तंग आकर नव्या दोनों बच्चों को लेकर घर छोड़कर चली गई थी। उनका बेटा विवेक, जो कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाता था, वो अब अक्सर शराब पीकर घर आने लगा था। और अब तो विवेक बहुत चुप चुप रहने लगा था, ना खाने का होश ना पीने का। ललिता जी वो पहले से ही कान की कच्ची थी, हर किसी की बातों पर आंख बंद कर विश्वास कर लेती थी। उनकी इन्हीं आदतों से उनके पति सोमनाथ जी भी बहुत परेशान रहते थे। वो अक्सर उनको समझाते कि ललिता जी आप समझदार बनो, हर किसी की बातों में मत आया करो। आजकल के लोगों को दूसरों का सुख नहीं देखा जाता, वो तो आग लगाकर आग सेकते हैं और पीठ पीछे हंसी उड़ाते हैं। ऐसा करके आप अपना घर बर्बाद कर देगी। पर ललिता जी उनको तो कभी कोई असर ही नहीं होता था। वो थोड़ा दिन तो ठीक रहती, पर फिर आदत तो आदत ही होती है, वो नहीं जानती और वो अपने ही रास्ते चलने लगती थी। आज उनका उसी संसार उन्हीं आदतों के कारण बिखर रहा था। विवेक उनका इकलौता बेटा था और एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर था। ललिता जी को अपने बेटे पर बहुत अभिमान था। उनका अभिमान था कि वो अपने बेटे की शादी अपनी ही पसंद की लड़की से करेगी और उनका बेटा कभी उनकी पसंद को नहीं ठुकराएगा, क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। पर उनके अभिमान मन में ही रह गया, क्योंकि विवेक कॉलेज में साथ पढ़ने वाली अपनी क्लासमेट नव्या को पसंद करता था और उनसे ही शादी करना चाहता था। और जब विवेक ने यह बात घर में बताई तो ललिता जी बहुत गुस्सा हुई, लेकिन अपने इकलौते बेटे की जिद के कारण उनको झुकना पड़ा और नव्या उनकी बहू बनकर घर आ गई। नव्या बहुत सुंदर, खिलेदार, सुशील और समझदार, सुलझे विचार वाली लड़की थी और वो एक बैंक में जॉब करती थी। उनके घर में आते ही ललिता देवी को छोड़कर परिवार में सबका दिल जीत लिया था। जॉब करने के अलावा वो घर के हर कार्य में भी होशियार थी। उनकी इन्हीं आदतों से उनके ससुर उनको कहते कि तुम तो बेटी से भी बढ़कर हो, तुमने मेरे घर में बेटी की जो कमी थी वो पूरी कर दी। बेटा वो अक्सर उनको बहुत आशीर्वाद देते। यह देखकर ललिता देवी चिढ़ जाती थी, हालांकि वो भी समझती थी कि नव्या उनकी सोच से ज्यादा ही अच्छी है। अगर वो भी बहू लाती तो शायद इतनी अच्छी नहीं होती, परंतु उनका अहंकार उनको झुकने नहीं देता था। इधर उनकी आस पड़ोस सहेलियां मंडली, जो कि सभी दोपहर में फ्री समय में मंडली जमाती थी और उनके सुखी परिवार से मन में जलती थी, वो अक्सर उनको भड़काती। अरे ललिता जी, आपकी बहू को देख कर तो लगता है कुछ ज्यादा ही मॉडर्न है। नौकरी करने वाली लड़कियां बहुत शातिर होती हैं और आपको देखो, आपने कितनी अच्छी लड़की पसंद की थी, पर आपकी बहू ने विवेक को अपने जाल में फंसा लिया और घर पर कब्जा कर लिया। वो जानती थी कि विवेक इकलौता है, आगे सब कुछ उनके ही हाथों में होगा। धीरे धीरे ललिता जी के मन में नव्या के प्रति नफरत और चिढ़ के भाव बढ़ते गए थे। पहले ही नव्या उनको पसंद नहीं थी, अब तो और ज्यादा उनकी चिढ़ रहने लगी। उनके हर काम में गलतियां निकालना उनकी तो आदत बन गई थी। इसी बीच वो दादी भी बन गई थी, तो प्यारे बच्चों की। पर उनका नेचर नहीं बदला, बल्कि वक्त के साथ और कठोर होता चला गया। वो किसी न किसी बात को लेकर रोज घर में लड़ाई करने लगी थी। ललिता को सोमनाथ जी और विवेक दोनों ही उनको समझाते, पर वो एक जिद्दी बच्चे के समान हो गई थी। किसी की बात का उन पर कोई असर नहीं पड़ता था। उनको तो नव्या एक आंख साफ आती। नव्या भी अब परेशान हो गई थी। नव्या का भी इसी क्लेश के कारण नेचर बदलने लगा था। वो पहले हर बात कह लेती थी, पर अब जब अति होने लगी तो वो भी जवाब देने लगी और विवेक से अलग घर लेकर रहने का कहने लगी थी। परंतु विवेक उनका कहता कि वह उनको किसी के भरोसे अपने माता पिता को छोड़कर अलग हो सकता है। इस वृद्धा अवस्था में उसको साथ ही रहना होगा, वो अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हो सकता। नव्या इसी बात को सुनकर चुप हो जाती थी। घर का माहौल खराब होने लगा था। ललिता जी कुछ सुनने समझने को तैयार थी ही नहीं।
नहीं, इसी बीच जब नव्या का प्रमोशन हुआ और बैंक की मेन ब्रांच में ट्रांसफर कर दिया, इसी कारण उनका काम का समय भी बढ़ गया था। वर्कलोड ज्यादा होने के कारण वो अक्सर देर से आने लगी थी। घर में सारे काम के नौकर रख लिए थे, फिर भी वो कोशिश कर बहुत काम करके जाती थी। माँ को और कोई शिकायत का मौका नहीं मिले। अब ललिता जी की सहेलियां उनके देर से आने पर भी उनको कहती, अरे बैंक में तो समय पर छुट्टी होती है, आपका विवेक तो जल्दी आ जाता है, पर बहू ऐसे किस बैंक में जाती है जहाँ इतनी देर तक काम होता है। यह सब सुनाकर ललिता देवी विवेक को भी भड़काने लगी थी। विवेक जो रोज रोज की कलेश से वैसे ही परेशान था, वो अब नव्या पर बेवजह गुस्सा होने लगा था। आखिर दोनों के बीच हर मुद्दे पर लड़ाई होने लगी थी। आखिर नव्या का भी सब्र का बांध टूटने लगा था और एक दिन उसने घर छोड़ने का निर्णय ले लिया और ट्रांसफर कराकर बच्चों को लेकर चली गई थी। आज सोमनाथ जी और उनके परिवार के वो लोग भी ललिता जी को इन सब का जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि एक समझदार सुशील बहू की उन्हें कदर नहीं की और अपने अड़ियल रवैया और अहंकार के और दूसरों लोगों के कहने में आकर अपने ही घर को आग लगा बैठी थी और रो रही थी। आज ललिता जी को अपनी हर गलती का एहसास था कि वो नफरत में इतनी अंधी हो गई थी कि अपने ही बेटे के घर को उजाड़ दिया। एक दिन उन्होंने अपने बेटे विवेक से बोला, बेटा जा बहू को लेकर आया। विवेक ने कहा, किस मुंह से मैं उससे लेने जाऊं? हाँ, मैंने उससे किया एक भी वादा निभा नहीं पाया, अपने ही घर में उसकी रक्षा नहीं कर पाया। अब वो वहाँ आराम से है तो मैं उसका सुकून फिर से बर्बाद नहीं कर सकता। सोमनाथ जी ने कहा, ललिता जी अब आपकी यही सजा है, अब आप इसमें अकेले ही रहिए और इस घर पर अब बस आपका राज होगा। ललिता जी अब किस मुंह से अपनी सफाई में कुछ कहती? जो वो चाहती थी वैसा तो हुआ था, तो अब वो खुश क्यों नहीं थी? हमें कभी दूसरों की बातों में आकर अपने घर को बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि आग लगाकर कोई बुझाने नहीं आता है। हमें अपनी नफरत में इतना आगे नहीं निकलना चाहिए कि हमें किसी की अच्छाई ना दिखे। अगर आप किसी से नफरत करने में इतने आगे निकल जाते हो कि आपको किसी की खुशी तक नजर नहीं आती, एक दिन ऐसा आएगा जब आप अकेले हो जाओगे, आपके साथ कोई नहीं होगा। इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त होती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए।